जय हिंद दोस्तों। जापान की प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आई हुई है। उनकी यात्रा की वजह से ये जो शी जिनपिंग है, इनके पेट में क्यों गड़बड़ी हो रही है, ये इतने ज्यादा क्यों दुखी हुए हैं कि भारत की यात्रा जापान की तरफ से क्यों की गई। भारत की यात्रा जापान के द्वारा जब की जा रही है तो ये जो शी जिनपिंग है, इनके द्वारा उल जलूल से बयान भी दिए जा रहे हैं। ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं जैसे कि मान लीजिए इनको कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम हो गई हो जापान से, जापान और भारत के बीच में होने वाली डील से इनको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा हो, इनके द्वारा इस तरह की हरकतें की जा रही है। दरअसल हुआ क्या है, अभी फिलहाल की हालत में ये जापान की जो प्रधानमंत्री है तकाइची, ये भारत की यात्रा पर आई हुई है। ये 1 से 3 जुलाई के बीच में भारत की यात्रा पर रही। भारत और जापान के बीच में कई सारी ऐसी डील है, स्ट्रेटेजिक डील है जो हुई है, और आने वाले पिछले 20 सालों से जो डील अटकी हुई थी और आने वाले कई सालों तक जो डील चलती रहेगी उसके बारे में बातें हुई है। जो चीज चाइना को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। चाइना का बहुत बड़ा दुश्मन है जापान, ये चीज आप जान चुके हो, मैंने भी आपको बहुत बार बता चुका हूं। दूसरी बात, भारत का भी दुश्मन है चाइना, लेकिन होता क्या है, एक ही देश के जब दो दुश्मन हो तो वो आपस में दोस्त बन जाते हैं। यानी कि भारत और जापान दोनों मिलकर के चाइना को किस तरह से सबक सिखाने वाले हैं, ये इस पूरी वीडियो में हम जानने वाले हैं। दोस्तों, दरअसल अगर हम मैप देखें तो ये आपको नजर आएगा हमारा भारत। भारत की सीमा से लगा हुआ ये जो देश आपको नजर आ रहा है ये है चाइना, और चाइना के जस्ट सामने आपको नजर आएगा एशियाई देश जापान। जापान के साथ में 1945 के अंदर बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी। उस त्रासदी के बाद में जापान ने ये डिसाइड कर लिया था कि जापान अब किसी भी कंट्री के साथ में कोई डिफेंस डील नहीं करेगा। लेकिन अब 2022 में उसने अपने संविधान में कुछ चेंजेस किए। जापान ने चेंजेस करते हुए कहा कि अब हम जो हमारे भरोसेमंद कंट्रीज हैं उनके साथ में डिफेंस डील भी करेंगे, उनके साथ में हथियार भी बेचेंगे और हथियार भी बनाएंगे। इस तरह का काम जापान के द्वारा किया गया। ये जो चाइना है, चाइना के द्वारा हमेशा से जापान को काउंटर करने के लिए और ताइवान को काउंटर करने के लिए काम किए जाते हैं। चाइना ताइवान के ऊपर क्यों अटैक करना चाहता है, क्योंकि ताइवान के पास में सेमीकंडक्टर है। चाइना ये जो 9 डेज लाइन है इसको भी पूरी तरह से अपने हिस्से में लेना चाहता है। ये पूरा का पूरा जो एरिया है चाइना अपना बनाना चाहता है। चाइना जापान के ऊपर जब हमला करने की सोचता है तो अब जापान को एक चीज समझ में आ गई कि जो 1945 में अमेरिका के द्वारा ये चीज की गई थी कि जापान की सिक्योरिटी अमेरिका करेगा, अब जापान की सिक्योरिटी अमेरिका कर नहीं सकता। ये जापान को कैसे समझ में आ गया, क्योंकि जो ये मिडिल ईस्ट वॉर हुआ तब जापान को एक चीज समझ में आ गई कि जब अमेरिका इन कंट्रीज की सुरक्षा नहीं कर सका, 1974 में अमेरिका के द्वारा डील की गई थी इन सारे कंट्रियों से पेट्रो डॉलर कि आप डॉलर में व्यापार करिए, जो ऑयल है वो डॉलर में बेचिए, मैं आपकी सुरक्षा करूंगा। लेकिन अब जब ईरान के द्वारा इन कंट्री के ऊपर अटैक किया गया तो यूएस इनकी सुरक्षा नहीं कर पाया। ये चीज जापान समझ गया। जापान को ये समझ में आ गया कि अमेरिका के ऊपर भरोसा रखना कहीं ना कहीं उसके लिए घातक साबित हो सकता है। अगर उसको चाइना को काउंटर करना है तो उसको कोई ऐसा कंट्री चाहिए जो बरोबर इक्वल चाइना का दुश्मन हो और एशिया के अंदर उसका दबदबा भी हो। तो ये चीज उसको समझ में आ गई कि भारत है। भारत ही वो कंट्री है जो चाइना को बराबर टक्कर दे सकता है। चाइना की पॉपुलेशन के बराबर उसकी पॉपुलेशन भी है। चाइना की पॉपुलेशन का मामला क्यों सामने आ रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे। दूसरी तरफ जापान को एक चीज समझ में आ गई कि अगर चाइना को पूरे एशिया में कोई काउंटर कर सकता है तो वो इंडिया है। इसीलिए जापान आज दौड़ा दौड़ा इंडिया के पास में आया, और इंडिया के पास में इस तरह के चोक पॉइंट है कि अगर भारत और चाइना के बीच में युद्ध होता है या जापान और चाइना का युद्ध होता है तो भारत जापान की हेल्प करते हुए चाइना की पूरी इकोनॉमी को क्रैश कर सकता है। इसीलिए आज जापान के द्वारा भारत के साथ में इतनी बड़ी डील है वो की जा रही है। दरअसल होता क्या है, 1991 में रूस जो है वो टूट जाता है। जैसे ही रूस टूटता है तो रूस के अंदर काम करने वाली बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी, उनको ये चीज समझ में आ गई कि जब रूस खुद को सिक्योर नहीं कर पाया तो रूस हमें कैसे बचाएगा। हमारी जो कंपनियां चल रही है रूस के अंदर वो कैसे सरवाइव कर पाएगी, क्योंकि रूस की जो जनता थी वो भी कम हो गई, रूस की पब्लिक भी कम हो गई, अब रूस का जो मार्केट है वो कम हो गया। तो यहाँ की कंपनियों को ये समझ में आ गया कि अब हम हमारा व्यापार जो है वो कैसे चलाएंगे। तो उस समय पे चाइना की जो इकोनॉमी है वो काफी तेजी से आगे बढ़ रही थी। चाइना ने ये जो रूस की सारी कंपनियां हैं जो रूस में काम कर रही थी उनको अपने यहाँ पे इनवाइट कर लिया। रूस से इनवाइट की हुई कंपनियां चाइना के अंदर आ जाती है और पूरा का पूरा जो डेवलपिंग है वो चाइना के अंदर होने लगती है। ये कंपनी हब बन जाता है चाइना, पूरा जो मैन्युफैक्चरिंग हब है वो चाइना बन जाता है। और आप लोगों ने देखा होगा दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई चीजें बेची जा रही है तो वो चाइना के द्वारा बेची जा रही है।
चाइना के द्वारा व्यापार किया जा रहा है। चाइना ही वो कंट्री है जो आज पूरे एशिया के अंदर अपना दबदबा बनाए हुए है। चाइना अमेरिका तक को आंख दिखा देता है, चाइना अमेरिका से भी नहीं डरता है। तो सोचिए चाइना कितना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग होगा, चाइना की जो कंपनी है, चाइना का जो मार्केट है वो कितना बड़ा होगा कि चाइना किसी भी कंट्री से उसको फर्क नहीं पड़ता, अमेरिका के साथ उसका व्यापार हो या ना हो, चाइना को फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए जब ये कंपनियां रूस से चाइना आती है तो चाइना आज मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाता है दुनिया के अंदर। भारत के पास भी बहुत सारा जो व्यापार है वो चाइना की तरफ से किया जाता है। चाइना के मामले में भारत हमेशा ट्रेड डेफिसिट में रहता है। तो चाइना को काउंटर करने के लिए जापान और इंडिया को एक चीज समझ में आ गई कि हमें भी मैन्युफैक्चरिंग हब बनना पड़ेगा। अब जो चाइना के अंदर काम करने वाली कंपनियां हैं वो थोड़े दिन बाद यानी कि लगभग 1 साल के बाद भारत के अंदर भी आ सकती है। अब भारत के अंदर कैसे आ सकती है ये थोड़ा सा आप समझिए। पेंटागन रिपोर्ट के द्वारा अमेरिका के अंदर एक पेंटागन रिपोर्ट निकाली जाती है। उस रिपोर्ट में यह दर्शाया जाता है कि 2027 में जो चाइना है वो ताइवान के ऊपर अटैक कर देगा। चाइना ताइवान के ऊपर अटैक क्यों करना चाहता है? क्योंकि ताइवान के अंदर बनती है चिप। चिप कौन सी? जो ये सेमीकंडक्टर के मामले में है, जो कार वगैरह में लगती है, मोबाइल वगैरह में लगती है, रेडियो, जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है उसमें जो चिप लगती है वो सबसे ज्यादा चिप कहाँ पे बनती है? सेमीकंडक्टर, वो बनती है ताइवान के अंदर। चाइना उसके ऊपर मोनोपोली करना चाहता है, इसीलिए चाइना ताइवान को अपने अंडर में लेना चाहता है। और चाइना का कहना है कि ताइवान हमारा हिस्सा था। चाइना के अंदर चुनाव हुए, ये पार्टी हार जाती है तो ये यहाँ पे आकर के बस जाती है, इस तरह का एक अलग देश बनाने की कोशिश करती है। अब जापान भी किसके अंडर में? अमेरिका के अंडर में। जापान की हेल्प कौन करता है? अमेरिका। साउथ कोरिया की हेल्प कौन करता है? अमेरिका। इसी तरह से ताइवान की हेल्प कौन करता है? अमेरिका। लेकिन अब जब चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करेगा तो अमेरिका क्या कर पाएगा? इसीलिए जापान चाहता है कि जब ताइवान के ऊपर अटैक हो तो ताइवान को बचाने के लिए हम भारत की हेल्प ले सकें। अब भारत की हेल्प कैसे लेंगे? ये आपको दिख रहा है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार के जस्ट सामने आपको एक स्टेट दिख रही होगी, मलक्का स्टेट। दुनिया के अंदर 2 चोक पॉइंट भारत के पास में, जिसमें से एक है मलक्का स्टेट, एक है पीछे पश्चिम वाले हिस्से में होर्मुज स्टेट, जो कि ईरान के कब्जे में, लेकिन भारत भी चाहे तो उसको रोक सकता है। अब ये जो मलक्का स्टेट है, मलक्का स्टेट से चाइना का लगभग 40% से ऊपर व्यापार होता है। अगर भारत मलक्का स्टेट पे ब्लॉक कर दे, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहां पर से, तो पूरा का पूरा चाइना की इकोनॉमी क्रेश कर जाएगी। इसीलिए जापान समझता है कि भारत वो कंट्री है जो चाइना को रोक सकता है, जो चाइना को काउंटर कर सकता है, ताइवान को कब्जा होने से बचा सकता है। तो इसीलिए अब वो भारत आती है। ताकाइची भारत आकर के भारत के साथ में डील करती है, भारत के साथ में डिफेंस डील करती है, भारत के साथ में एआई को लेकर के बातें की जाती है। एआई रोबोट बनाने की बात की जा रही है, क्योंकि चाइना के अंदर अब एआई रोबोट बन चुके हैं। सीमा के ऊपर भी चाइना ने एआई रोबोट लगा रखे हैं, तो भारत को भी अपने रोबोट तैयार करने होंगे और ये पूरा जो मामला है वो कहीं ना कहीं काउंटर करना होगा। दूसरी चीज, ये जो नॉर्थ कोरिया है, ये नॉर्थ कोरिया आए दिन जापान को धमकाता रहता है, मिसाइल वगैरह बढ़ाता रहता है। दूसरी बात, चाइना आए दिन जापान को धमकाता रहता है, मिसाइल वगैरह फायर करता रहता है। अभी थोड़े दिन पहले चाइना की तरफ से एक मिसाइल भी फायर कर दी गई थी जापान के अंदर, जापान वाले हिस्से में। हालांकि वो समुद्र के अंदर जाकर के गिरी थी, लेकिन इस तरह का काम किया जाना कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि जापान वो कंट्री है जो चाइना के अंडर में आ सकता है। ये पूरा का पूरा आप देखिए चाइना किस तरह से कोशिश कर रहा है पूरा का पूरा एरिया को कब्जे करने की। ये रहा ऐसे, ये देखिए, ये सामने से थोड़ा सा हिस्सा रहता है। अगर चाइना चाहे तो जापान को ब्लॉक कर सकता है। अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि अमेरिका की आदत हमको समझ में आ चुकी है मिडिल ईस्ट वॉर में। अमेरिका वहां तक ही खड़ा रह सकता है जहां तक अमेरिका को नुकसान ना हो। अमेरिका साथ छोड़ करके कभी भी जा सकता है। जापान को एक चीज समझ में आ गई कि अगर मैंने इंडिया को नहीं लेकर के आया तो कहीं ना कहीं जो ये चाइना है वो मुझे कभी छोड़ेगा नहीं। हो सकता है किसी ना किसी दिन जिस तरह से वो ताइवान के ऊपर अटैक करके कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, हो सकता है मेरे ऊपर भी कब्जा कर ले। इसलिए वो हमेशा से जापान चाहता है भारत के साथ में मिलना। भारत के साथ में मिलकर के वो कोशिश क्या कर रहा है, बहुत सारी डील करने की, जिसमें उसने अब एक एआई को लेकर के डील की, साथ साथ ही उसने मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात की। भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएगा कि भारत के अंदर जापान की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भारत के अंदर आएगी और जो मैन्युफैक्चरिंग है वो खुद करेगी। ये चीज़ कितनी अच्छी है, हमारे यहाँ पे मेक इन इंडिया होगा, हमारे जो रोजगार है वो मिलेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी रही। जापान चाहता है भारत सेमीकंडक्टर हब बन जाए, क्योंकि एक सेमीकंडक्टर हब ताइवान है, ताइवान के ऊपर जैसे ही कब्जा हो जाएगा तो फिर ताइवान के अलावा कोई और कंट्री तो सेमीकंडक्टर हब बनना चाहिए। जापान टेक्नोलॉजी के मामले में आगे हो चुका है, इसी तरह से वो भारत को भी टेक्नोलॉजी के मामले में आगे करना चाहता है, तो भारत को भी सेमीकंडक्टर हब बनाना चाहता है। तीसरा, जापान चाहता है भारत को लॉजिस्टिक हब बनाना। भारत को लॉजिस्टिक हब अगर बना दिया जाएगा तो सिंगापुर जैसा भारत भी डेवलप हो सकता है। और हमने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट लेकर के आए हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। इसीलिए भारत को यहाँ पे भी जापान बेनिफिट देना चाहता है। भारत को चौथा बेनिफिट जापान इस तरह से देना चाहता है, ग्रीन एनर्जी के मामले में। भारत, आप लोगों ने देखा होगा, आज के समय पे काफी ज्यादा ईवी गाड़ियों के ऊपर बढ़ रहा है, ग्रीन एनर्जी के ऊपर काफी ज्यादा जो है तवज्जो दे रहा है। हम आज के समय पे
इथेनॉल की तरफ बढ़ रहे हैं, E20 पेट्रोल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमारे को ग्रीन एनर्जी बनते हुए आज जापान सपोर्ट करेगा। जापान की तरफ से ये सपोर्ट भारत को कहीं ज्यादा फायदा पहुंचाएगा और जापान चाहता है कि भारत इस मामले में आगे बढ़ जाए ताकि वो चाइना के ऊपर डिपेंड ना रहे, अमेरिका के ऊपर डिपेंड ना रहे, और जो ये पूरा का पूरा पेट्रोल वाला एरिया है उसके ऊपर डिपेंड ना रहे। जापान भारत को समुद्री सुरक्षा में भी आगे लेकर के जाना चाहता है, क्योंकि जापान जानता है पैसिफिक ओशियन, इधर नीचे की साइड हमारा हिंद महासागर, सामने बंगाल की खाड़ी, पीछे अरब सागर, भारत का 3 तरफ जो है एरिया बना हुआ है, और जो चौथा है वो है प्रशांत महासागर में क्वाड के माध्यम से, क्योंकि एक तरफ अमेरिका हो गया, एक तरफ जापान हो गया, एक तरफ ऑस्ट्रेलिया होगा और एक तरफ हमारा भारत हो गया। तो पैसिफिक ओशियन में भी भारत काफी ज्यादा मजबूती पकड़ कर सकता है। इसीलिए जापान चाहता है कि समुद्री सुरक्षा में भी भारत बहुत आगे निकल के जाए और जापान की सुरक्षा के और जापान का सहयोग करे इस मामले में। दूसरी तरफ AI टेक्नोलॉजी में भारत को काफी ज्यादा सपोर्ट भी करना चाहता है जापान, इसीलिए भारत के लिए ये सारी चीजें जापान की तरफ से दी जाने वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज मैंने आपको बताया 1945 में जब जापान के ऊपर बॉम्ब फेंके गए थे तो जापान की पूरी कमर टूट गई थी। जापान ने उस समय पर डिसाइड कर लिया था अब हम कभी भी डिफेंस के मामले में आगे नहीं बढ़ेंगे, किसी भी कंट्री के साथ में डिफेंस डील नहीं करेंगे, किसी भी कंट्री को हथियार नहीं बेचेंगे और ना ही हम खुद जो है हथियार बनाएंगे, हम टेक्नोलॉजी के मामले में आगे बढ़ेंगे और जापान को प्रोग्रेस की ओर लेकर के जाएंगे। ये डील उसने पहले ही कर ली थी, उसकी जो सुरक्षा है वो अमेरिका करेगा। ये बात इनके बीच में हो चुकी थी, लेकिन आगे चल करके हुआ क्या, अमेरिका के द्वारा इस तरह का ढीलापन होना, अमेरिका के द्वारा किसी भी कंट्री की सुरक्षा ना कर पाना जापान को एक चीज साबित कर देता है। जापान समझ जाता है कि अब अमेरिका के भरोसे नहीं रह सकते। 2022 में जापान अपनी डील में अपने संविधान में संशोधन करते हुए ये कहता है कि अब हम भी जो है डिफेंस बनाएंगे, हमारे डिफेंस को बढ़ाएंगे और आने वाले जो कंट्रीज है उनको जो चीजें हैं वो बेचेंगे, डिफेंस डील बेचेंगे, जो हथियार है वो बेचेंगे। उसमें सबसे भरोसेमंद जापान को इंडोनेशिया, वियतनाम और अब भारत लगा, इसलिए वो भारत के साथ में डिफेंस डील करना चाहता है, भारत को हथियार बेचना चाहता है, रडार बनाना चाहता है, जेट्स बनाना चाहता है, समुद्री सबमरीन जो है भारत के साथ में बनाना चाहता है। सिर्फ देना ही नहीं चाहता, भारत के साथ में बनाना भी चाहता है वो हथियार। जापान चाहता है कि जो सर्विलांस ड्रोन है वो बनाया जाए निगरानी रखने के लिए, चाइना के ऊपर किस तरह से निगरानी रखी जा सकती है, इस तरह के ड्रोन वो जापान अब भारत के साथ में बनाना चाहता है। सबमरीन बना करके नेवी को भी सुरक्षा देना चाहता है। यहां तक कि जापान ने एक एरिया कि भारत की जो नेवी वगैरह है वो जापान के हिस्से में आकर के सर्विलांस कर सकती है, घूम सकती है, जापान उसको बिल्कुल भी नहीं रोकेगा। तो ये चीजें भारत के साथ में डील हो रही है, ये कहीं ना कहीं चाइना को सता रही है। चाइना बिल्कुल भी नहीं चाहता था जापान और भारत एक हो, क्योंकि चाइना के दोनों ही दुश्मन है और दोनों दुश्मन एक साथ हो गए तो ये चाइना के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए चाइना चाहता है भारत और जापान अलग ही रहे, लेकिन अब भारत और जापान की डील चाइना के पेट में दर्द कर रही है। अब देखना यह होगा कि भारत और जापान की ये डील चाइना को कितना ज्यादा सताती है और क्या चाइना भारत के खिलाफ जो ये मोर्चा खोले रखता है हर समय पे अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से में, अक्साई चीन वाले हिस्से में, वहां पे शांत बैठता है या नहीं। ये सारी चीजें देखने वाली बातें होंगी। दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।